Good morning dear student and you are the most welcome on this online platform. पिछले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 की फिजिक्स, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिट, मेजरमेंट, फिर उसके बारे में सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कैसे हमको लेंथ या डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्मॉल स्केल के माध्यम से अपना मेजर कर लेंगे। अगर नॉर्मल डिस्टेंस है तो उसके लिए मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर स्केल आता है, उसके माध्यम से हम लोग मेजर कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन बात करते हैं अगर हमारे पास लार्ज डिस्टेंस है। लार्ज डिस्टेंस जैसे मैंने बताया, हमको मान लीजिए हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, यहाँ से हमको स्टार्स की डिस्टेंस काउंट करनी है, या फिर कोई प्लैनेट है और हमको अर्थ सरफेस से उसकी डिस्टेंस क्या करनी है, मेजर करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा स्केल रहेगा और हम उसको वहाँ पे लगा करके आसानी से मेजर कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब कोई ना कोई हमें टेक्निक, मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम अर्थ सरफेस पे ही रह करके और आसानी से प्लैनेट के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस या फिर स्टार और अर्थ सरफेस के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या कर लें, आसानी से मेजर कर लें। तो उसके लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे, देखिए वो मेथड क्या है, पैरालॉक्स मेथड, ठीक है। यानी जो पैरालॉक्स मेथड बनता है ये किस लिए बनता है, ये लार्ज डिस्टेंस के लिए बना है, लार्ज डिस्टेंस के लिए बना है, लार्ज डिस्टेंस के लिए बना है, ठीक है। यानी लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, पैरालॉक्स मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। पैरालॉक्स मेथड में देखिए पहले क्या होता क्या है, सबसे पहले समझिए पैरालॉक्स क्या है। आप पैरालॉक्स को समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब पैरालॉक्स समझ में आ जाएगा तो मेथड भी समझ आएगा। मेथड में अभी आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है या मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर मैं आपके सामने देखिए स्क्रीन पे ऐसे फिट किया हूँ। अब मैं इसको पहले अपनी लेफ्ट आई से देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखने के बाद मैंने क्या किया, राइट आई से देख लिया। लेफ्ट आई जो मैंने ओपन किया था उसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, देखिए। या फिर इसको देखिए, या फिर देखिए। कहने का मतलब जब मैं एक बार लेफ्ट आई से देख रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ और है, जब मैं राइट आई से देख रहा हूं तो इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ और दिख रही है। हालांकि ये अपनी जगह पे सेट पड़ी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। केवल चेंजिंग आ रहा है तो हमारे व्यूज के एंगल पे, यानी हम अलग अलग एंगल से जब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है तो अपनी ही जगह, लेकिन फिर भी अलग अलग पोजीशंस में दिखाई दे रही है। समझिएगा ध्यान से, मैंने इस मार्कर को पहले लेफ्ट आई से देखा तो कहीं और दिखी, ऑब्जेक्ट वहीं पड़ी रही, फिर मैंने उसको राइट आई से देखा तो वो कहीं और दिखी। कहने का मतलब जब मैं अपने आँख से देख रहा हूँ बारी बारी से दोनों को तो वो अलग अलग एंगल पे चली जा रही है, यानी अलग अलग पोजीशन में चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखें जो है अलग अलग एंगल पे पड़ जा रही है ना। हमारी दोनों आँख अगर एक जगह पे सेंटर में रहती तो हमें एक ही जगह दिखाई देगी, लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है तो आँख जब अलग अलग एंगल पे आई रहेगी तो वो अलग अलग पोजीशंस में दिखेगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पोजीशन दिख रही है ना, इसी अलग अलग पोजीशन बोलते हैं पैरालॉक्स। इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरालॉक्स। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग या तीन अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना वो चेंज दिखाई देती है, इधर उधर दिखाई देती है। तो ये जो पोजीशन चेंज होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरालॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरालॉक्स। इसी प्रकार से आप लोग आसमान में देखिए, जैसे कोई मान लीजिए स्टार है या फिर मून है या फिर कोई प्लैनेट है, अगर आप उसको एक आंख से देखेंगे तो आपको कहीं और दिखेगा, फिर वो जो आंख बंद करके उसी चीज़ को देखेंगे ना तो थोड़ा सा दाएं बाएं देखिएगा। कहने का मतलब जैसे ही एंगल में कोई चेंजिंग आएगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना वो एंगल पे डिपेंड कर रही है। पहली बात, पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज क्लियर होगा कि जो पोजीशन है वो एंगल पे डिपेंड कर रही है। और मैंने क्या था, पैरालॉक्स क्या है, ये डिफरेंट अलग अलग जो पोजीशन मिल रही है ऑब्जेक्ट की, यही क्या है, पैरालॉक्स है। तो सबसे पहले आप लोग पैरालॉक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी और पेन ले लीजिए, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, ठीक ना। देखिए मैं क्या लिखता हूं, when we saw an object, when we saw an object at
at different angles, then the position of the object seems to be changed. This is called parallax. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरालॉक्स। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग एंगल से यानी डिफरेंट एंगल से साथ उसे सीन करेंगे, देखेंगे, तो हमें दिखेगा क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी चेंज, यानी उसकी पोजीशन हमें अलग अलग दिखेगी, एक ही जगह नहीं दिखेगी। ठीक ना? तो अगर अलग अलग हमें पोजीशन दिखेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैरालॉक्स बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हमने बताया ना कि अब हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए स्टार है कोई या प्लैनेट है, तो हमें उसकी डिस्टेंस क्या करना है? अर्थ सरफेस पे ही रह के मेजर करना है। अर्थ सरफेस पे ही रह करके क्या करना है? मेजर करना है। बात समझ आ रही है? देखिए उसके लिए आप लोग हम टेक्निक कौन सा अडॉप्ट करेंगे? टेक्निक हमारी क्या होगी? और वो मेथड होगा पैरालॉक्स मेथड। ठीक है, पैरालॉक्स मेथड में देखिए करना क्या होगा। मान लीजिए किसी हाइट पे, यहाँ मान लीजिए आप अर्थ सरफेस पे हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। आप यानी ये अर्थ पे क्या हम लोग रहते हैं। ठीक है, और ये पहला पोजीशन मानता हूँ ये भी। ठीक है, मान लीजिए इस अर्थ से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है ना, यानी काफ़ी दूर। ये मान लीजिए कोई स्टार है या प्लेनेट है, मैं प्लेनेट ही मान लेता हूँ, कोई स्टार या प्लेनेट है। अब इसके बीच की डिस्टेंस हमको क्या करनी है? मेजर करनी है। क्या करनी है? मेजर करनी है। कैसे मेजर करेंगे? पैरालॉक्स मेथड ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ से एक बार देखेंगे, मैंने बताया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दो अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको चेंज दिखाई देगी, और ये चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? पैरालॉक्स कहलाता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है यानी ये कोई प्लेनेट है, इसको हमको क्या करना है? देखना है। तो देखने का मतलब अगर हम अर्थ सरफेस पे हैं तो हमारे आंखों के बीच में डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को ही अलग अलग डिस्टेंस के नाम से हम लोग देखते हैं। इसको हम बेस डिस्टेंस बोलते हैं। जो हमारे आंखों के बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ वो एंगल, जैसे दो एंगल से हम जब देखते हैं तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को बेस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने बताया एक बार पेन को मैंने ऐसे देखा, फिर उसके बाद इसी चीज़ को ऐसे देखा, तो हमको अलग अलग डिस्टेंस, लेकिन हमारी आंखों के एंगल के जो हमारी आंखों के एंगल नहीं बल्कि जो डिस्टेंस है, हमारे आंखों के बीच जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्या कहलाती है? बेस। तो ये बेस आपका है। ठीक ना? कहने का मतलब ये मान लीजिए हम हैं और हमारी यहाँ पे एक आँख यहाँ है, एक आँख यहाँ है, यानी हमारी दोनों आईज ए और बी पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब एक बार आप यहाँ से इस प्लैनेट को देखेंगे और एक बार यहाँ से देखेंगे। क्या करेंगे आप? एक बार यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ठीक ना? देखिए दो अलग अलग एंगल से क्या कर रहे हैं? हम प्लैनेट को सीन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अलग अलग एंगल से सी करेंगे तो इसके बीच में कोई एंगल बन जाएगा, थीटा हमने मान लिया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। इसको मान लेते हैं ए बी हो गया, इसको मान लीजिए हम सी मान लेते हैं, और
इसको जो है, इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं। और D में क्या लेता हूँ, देखिए D जो है मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मीजर करना है। अच्छा, आप लोग अभी कह रहे होंगे सर ये तो डिस्टेंस अलग अलग है, फिर भी आपने D लिखा है, और ये बीच वाली डिस्टेंस हमें मीजर करनी है, इसको भी आपने D लिखा है। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो पहले आप दिमाग में ये बनाइए कि यहाँ पे हमारी दोनों आइज़ हैं, और इन दोनों आइज़ के माध्यम से यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट है, उस प्लैनेट को हमें सीन करना है। तो हम अलग अलग एंगल से सी करेंगे, तो उसके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया है। ये पैरालॉक्स या पैरालिटिक एंगल कहलाता है, पैरालॉक्स एंगल या फिर पैरालिटिक एंगल, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं दो डिफरेंट पोजीशन से, तो उसकी पोजीशन चेंज नज़र आती है। जो उसकी पोजीशन चेंज होने के कारण जो उस दोनों पोजीशंस के बीच में एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग पैरालॉक्स एंगल बोलते हैं या पैरालिटिक एंगल बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ तक तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, अभी कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो। चले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको मिला दिया, और हमको करना क्या है, जो हमारी मेन डिस्टेंस मीजर करनी है वो बीच वाली है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को तो मीजर करना है ना हमको, इसी को क्या करना है, मीजर करना है, पता करना है। तो अब देखिए करना क्या है आपको, ये डिस्टेंसेस बहुत लॉन्ग है, ये डिस्टेंसेस क्या है, बहुत लॉन्ग है। ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ किसके लिए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो D है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लॉन्ग है ना। और AB जो है, जो हमारे आँखों के बीच की दूरी है, ये काफ़ी छोटी है कि नहीं है, ये बहुत छोटी है। कहने का मतलब ये मेरा निकल रहा है कि ये D बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटी है। तो अगर जब डिस्टेंसेस बहुत लेंदी होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं, तो अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे भी होती हैं, तो हम उनको परपेंडिकुलर के यहाँ लाके ट्रीट कर लेते हैं, यानी उसको आपस में बराबर सीन कर लेते हैं। समझिएगा, ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस। इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में AB बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो इस जब डिस्टेंसेस बहुत लॉन्ग हो, बहुत दूरी अधिक हो, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हम इन दोनों लाइंस को, यानी दोनों डिस्टेंस को इस परपेंडिकुलर के सीध में लाके ट्रीट कर लेते हैं कि हाँ ये भी D इसी के बराबर है और ये भी इसी के बराबर है। ऐसा कब होगा, जब डिस्टेंस बहुत लॉन्ग हो, जब डिस्टेंस बहुत लॉन्ग हो। अगर छोटी डिस्टेंस इतनी दूरी रहेगी तब आप नहीं मानेंगे, तब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, और ये बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसको ट्रीट कर ले रहे हैं कि यह भी क्या है, इन दोनों आपस में इसके बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं देखिए क्या करता हूँ, A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d ले लेता हूँ। उसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल d ले लिया, और ये वाली जो डिस्टेंस जो हमें मीजर करनी है वो क्या हो गई, कैपिटल D हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, ये एंगल बन गया है, ठीक है, एंगल बना है ना, यानी एंगल ACB थीटा है। जो डिस्टेंस हमें मीजर कर रही है वो D है, और जो हमने बेस लिया है वो D है। बेस मतलब मैंने बताया ना कि जिस एंगल से हम सीन करेंगे उस दोनों एंगल के बीच की जो डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी, जिस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को सीन करेंगे वो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और बेस हमारा यहाँ पे क्या हमने लिया, स्मॉल d ले रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ आप बताइए कि मान लीजिए अब ये इसके बराबर हो गया, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो जब तीनों बराबर हो गए तो यानी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन बन गई। अब आप इसको सेंटर मानिए, यानी C को सेंटर मान के यहाँ तक का रेडियस ट्रीट करिए। क्या कर लीजिए, रेडियस ट्रीट करिए, और रेडियस ट्रीट करके ऐसे एक सर्कल बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ऐसे एक सर्कल। यानी देखिए मैं इसका दूसरा डायग्राम कैसे बनाता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट C है, ठीक है, और यहाँ से मुझे कितनी डिस्टेंस लेना है, कैपिटल D, यानी कैपिटल D डिस्टेंस ले करके मुझे क्या करना है, एक सर्कल खींच देना है। देखिए मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल खींच दिया। हालांकि मेरा सर्कल थोड़ा सीधा टेढ़ा हो गया है, आप लोग अच्छे से बनाइए।
सर्किल ठीक है, ये मैंने सर्किल खींच लिया। किस रेडियस का? देखिए ये सेंटर में सी था, प्लैनेट था, और यहाँ से मैंने रेडियस ट्रीट किया था कैपिटल डी, ठीक ना। ये मैंने रेडियस लिया था कैपिटल डी, और इसी को सेंटर मान करके ऐसे रेडियस दे करके ऐसे चारों तरफ घुमा दिया था। तो ये जो मुझे सर्किल मिल गया वो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, ठीक है। यानी ये हमारा डी है और हमने क्या कर दिया, घुमा करके एक सर्किल खींच दिया। अब सर्किल खींचने के बाद इस सर्कल में जो आप अपना डायग्राम दिखा दीजिए। तो ये डायग्राम कुछ आपका ये वाला है, ठीक है। अब ये चूंकि डिस्टेंसेस ये बहुत लेंदी है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, बहुत लॉन्ग है ना, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटी है। ये वाली डिस्टेंस आपकी बहुत छोटी है। ये ए था, ये बी था, ये ई था, और ये क्या है, सी है। और यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है, थीटा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिस्टेंस क्यों बीच में दिखाया था। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे आ जाइए। अब आपको एक रूल याद होना चाहिए, एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये डी है और इसी डी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये कोई सर्कल है, तो इस सर्किल पे अगर ये आप तस्वीर में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, दैट इज ए टाइप ऑफ आर्क। क्या है ये, आर्क है। अरे ये भी क्या है भाई, आर्क है ना। किसी सर्कल पे जब किसी सर्टेन एरिया में कोई आर्क लगाया जाता है, जो डिस्टेंस होती है उसी को आर्क बोलते हैं ना। तो ये सर्किल का ए बी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। आर्क, ए आर सी, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो अगर ये आर्क हो गया है तो डी क्या है, रेडियस है। डी क्या है, रेडियस है ना। ये क्या है, डी, रेडियस है। तो मैंने बताया ना कि डी मान के हमने सर्किल खींचा है। और आपको मैथमेटिक्स में फार्मूला पता होगा कि जो आर्क बाई में रेडियस होता है वही हमें देता है एंगल। क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए। आर्क बाई में रेडियस इक्वल टू एंगल, समझ में आया। मैंने पहले डायग्राम ये बनाया था कि हम यहाँ पे हैं, हमारी दोनों आईज जो हैं ए और बी पे सिचुएटेड है। ए और बी से हम लोग किसी प्लैनेट सी जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, हम उसको मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है, तो हमने, और हमको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो बीच वाली डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कैपिटल डी मेजर करना है। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है और ये वाली डिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए हमने इनको एक साथ मिला करके मान लिया कि ये तीनों आपस में डी 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 है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। तो हमने जब इक्वल हो गया तो बीच को हमने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया। और ये रेडियस मान करके और सी को सेंटर मान करके ऐसे हमने एक सर्किल खींच दिया। ऐसे क्या कर दिया, सर्किल खींच दिया। वो सर्किल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब सर्किल खींचने का मतलब ये जो डायग्राम हमने दो अलग अलग पॉइंट देखे, मैंने इसमें दिखा दिया इससे, और बीच वाले हमने हटा दिया। अब हम इसको निकाल लें, चाहे इसको निकाल लें, चाहे बीच वाले निकालते हैं, दोनों सेम सेम है, क्योंकि हमने सबको क्या समान मान लिया, इक्वल मान लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि सर आप सर्किल वाले जो चैप्टर होगा क्लास 10th में या 9th में आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे कि ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया, तो आर्क डिवाइडेड बाई में रेडियस इक्वल टू एंगल। आर्क डिवाइडेड बाई में रेडियस इक्वल टू एंगल। यहाँ पे आपका जो आर्क है वो आर्क कितना है, देखिए ये जो रेडियस है ये आपका कैपिटल डी है, और आर्क हमने क्या लिया था यहाँ पे, देखिए स्मॉल डी लिया है। लिया कि नहीं लिया है, लिया है ना। तो यानी आप यहाँ से कह सकते हैं एंगल को हमने क्या माना है, थीटा माना है। एंगल को क्या हमने माना है, थीटा। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ थीटा इक्वल टू, ये एंगल मैंने यहाँ लिख दिया थीटा। थीटा इक्वल टू आर्क हमारी क्या है, डी है, स्मॉल डी है, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। और यहाँ से हमें क्या मेजर करना है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बराबर हो जाएगा स्मॉल डी बाई में थीटा। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड फार्मूला है, यही पैरालॉक्स मेथड का फार्मूला है। यानी अगर हमें उस मून के बीच का जो एंगल पता हो और हमारे बेस डिस्टेंस पता हो, तो हम उस प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल आसानी से
अपनी सरफेस से मेजर कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बेस डिस्टेंस कैसे पता होगी और एंगल कैसे पता होगी। तो बाबू आजकल इतनी डिवाइस है, इतनी मतलब टेक्नोलॉजी है कि एंगल आसानी से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं ना, माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए हैं, जिसके माध्यम से एंगल अलग अलग देख के, और डी तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा ना। मान लीजिए हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, एक बार इससे देख लिए, एक बार इससे देख लिए, तो क्या हमको इसके बीच की डिस्टेंस नहीं पता होगी? बिल्कुल पता होगी। यानी जिस पॉइंट से हम उस मून को या प्लैनेट को सी करेंगे, उसके बीच की तो डिस्टेंस हमें पता ही रहेगी, और जो कि बहुत स्मॉल होगी, छोटी होगी ना। यानी वो जो होगा डी हो जाएगा। और यहाँ थीटा क्या है? एंगल होगा। एंगल भी बहुत छोटा सा बनेगा, डी के कंपेरिजन में एंगल भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यानी डी बाई में थीटा, बेस डिस्टेंस बाई में एंगल इक्वल टू लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस डी कैसे मिलेगी मैंने यहाँ समझा दिया, देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए, बताइए, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। एक बार रिपीट में करता हूँ। सबसे पहले मैंने ए और बी पे अपना आइज़ को रखा, और इस आइज़ के माध्यम से मैंने सी पे स्थित एक प्लैनेट को सीन किया। जब मैंने प्लैनेट को सीन किया दो डिफरेंट एंगल से, तो इसके बीच में एक एंगल बन गया। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं पैरालॉक्स एंगल या पैरालिटिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि चूंकि डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, तो इसलिए मैंने इसको आपस में तीनों को सेम मान लिया, इक्वल मान लिया। जब हमने इक्वल मान लिया तो फिर कैपिटल सी को सेंटर मान करके कैपिटल डी रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। वो सर्किल मैंने यहाँ दिखा दिया, और फिर इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, कहेंगे सर ये तो आर्क हो गया, ए बी क्या हो गया? आर्क हो गया, और डी रेडियस हो गया, और थीटा एंगल है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई में रेडियस होता है ना, एंगल इक्वल टू आर्क बाई में रेडियस। और आर्क हमने क्या लिया है? डी दिया है। एंगल क्या, रेडियस क्या है? कैपिटल डी है, तो एंगल थीटा। मिल गया ना फार्मूला आपको। लेकिन हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस डी निकालना है, तो डी इक्वल टू डी बाई थीटा होगा। ये हमारा फार्मूला है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत हो देखिए, बताइए। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल लगवा दूँ, ठीक है, इसी टॉपिक रिलेटेड। कोई दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाइएगा, बोलिएगा सर फिर से। मैंने 2 बार 3 बार 4 बार बता दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको फिर भी अभी थोड़ा सा समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पीछे जाइए और पीछे जा करके फिर से देखिए, रिपीट करिए। मैं बहुत आसानी से समझाया हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार वीडियो को पीछे जा करके जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है फिर से देखिए, और आपको बिल्कुल सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी कैसे कैसे मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए आगे जो है मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए उसको। अच्छा एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी बेस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो इसलिए एनसीईआरटी से ही पढ़ाना सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर साइड बुक से पढ़ाइए, तो साइड बुक तो बाबू हमारे पास है नहीं। लेकिन साइड बुक अगर आप लोग के पास जैसे है और कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन चाहिए, नहीं समझ में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को फोटो खींच के हमें भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए, समझा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने देंगे हम, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे एक, क्या है, एक क्वेश्चन नोट करिए। कैलकुलेट द एंगल, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल कैलकुलेट द एंगल ऑफ, इतना लिख के छोड़ दिया है और उसके बाद 1 2 3 कर दिया है। पहला क्या है 1 डिग्री, फिर दूसरा जो है 1 मिनट, है ना, और जो तीसरा है वो है 1 सेकेंड। आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में कि जो एंगल होता है सबसे पहले उसको हम डिग्री में नापते हैं, काउंट करते हैं। फिर डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है मिनट होती है, और मिनट से छोटी क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। और हमें जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिया ये हुआ है कि यूज़, देखिए क्या यूज करने के लिए दिया है, कह रहा है यूज़ 360 डिग्री
360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, RAD मतलब रेडियन, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, कह रहा है इसको यूज करके आप पहले 1 डिग्री की वैल्यू बताइए, फिर उसके बाद हमें 1 मिनट की वैल्यू बताइए और फिर 1 सेकंड की। ये सब एंगल है, इस एंगल को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सबसे पहले देखिए आप लोग कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। रेडियन क्या है, यह एंगल का मेजरमेंट करने की एक यूनिट है, ठीक ना। तो आप यहाँ कह देंगे, अच्छा ये 360 दिया है तो आप इसको मान सकते हैं ना कि ये 1 डिग्री इंटू 360 लिखा है। देखिए 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 से तो हम किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई चेंज थोड़े आने वाला है। हम 100 में एक से मल्टीप्लाई कर दें, 500 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 360 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी चेंज उसके वैल्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 डिग्री की। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे सर दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई बाई में 360 डिग्री रेडियन, है ना। इसको काट दीजिए, 180 हो जाएगा, हो गया ना। यानी आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू पाई बाई में 180 डिग्री रेडियन, है ना। अब पाई की वैल्यू कितनी दी जरा बताइए आप लोग, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 डिवाइडेड बाई में 180 डिग्री, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाई में 180, ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 1, देखिए ये आएगा 0.0744, है ना, ऐसे चलाएगा रेडियन, ठीक है। आ रही बात समझ में, 0.17 आएगा, ठीक है। 0.174444 चला जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये सही वैल्यू आई है, ये एक्यूरेट है, इतना आया 1 डिग्री की वैल्यू। इसको दूसरे फॉर्म में देखिए कैसे लिखा जा सकता है, 1 डिग्री इक्वल टू, मैं डेसिमल जो है 2 प्लेस लिख जा रहा हूँ, तो 1.74 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन। ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी जो हमें 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो हमारा कितना आ गया, 1.74 इंटू 10 टू दी पावर -2 रेडियन। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। कौन सा, ये वाला। देख लीजिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में दे रखा है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो मैंने उसको उतार दिया। फिर मैंने कहा कि अगर 360 डिग्री हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने 1 से दिखा दिया। और 360 को हमको उधर भेजना है, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो उधर भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, काट दिया मैंने 2 से, 180 यानी पाई बाई में 180 हो गया। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लग दिया। फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको इतना मिलेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इतना मिल जाएगा, और उसको मैंने फिर 2 डेसिमल 2 प्लेस उधर चला गया, तो 1.74 × 10⁻² रेडियन हो गया। ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको एंगल में पढ़ाया गया होगा पिछले क्लास में, अगर आप क्लास 10th में अच्छे से मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि जो 1 डिग्री एंगल होता है इसमें 60 मिनट होता है, इसमें 60 मिनट होता है, और 1 मिनट जो होता है उसमें 60
सेकंड होता है। जो सेकंड होता है उस पर डबल काम हम दिखाते हैं, जो मिनट होगा उसको सिंगल में दिखाते हैं। ये आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो यहाँ पे जानिए कि एंगल जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होता है, और जो 60 मिनट के बाद फिर छोटी यूनिट मिनट आएगी तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये टाइम मत समझिएगा, वैल्यू टाइम से मिल रही है, लेकिन मैं ये एंगल के रेस्पेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ए एंगल। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, मैं बी वाला यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। बी वाला देखिए क्या करना होगा। अब आप बताइए कि यहाँ 1 मिनट की वैल्यू आपको पता चल गई ना, 1 मिनट की वैल्यू आपको पता चली है ना, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू सॉरी मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाला हूँ। ठीक है, क्या निकली है? 1 डिग्री की वैल्यू आई है, तो आप कहेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? 1.74 इंटू 10⁻⁻² आई है। ये वैल्यू मिली ना आपको? तो ये 1 डिग्री की वैल्यू है या 60 मिनट की वैल्यू है? अब 60 मिनट लिखा हुआ है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं ना, मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ। कहने का मतलब जो 60 मिनट की वैल्यू दी हुई है वो इतना दिया हुआ है, और 60 मिनट किसके बराबर है? 1 डिग्री के। तो यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई समझ सकते हैं ना, यहाँ 1 मिनट ट्रीट कर लीजिए अपने से कि 1 मिनट इंटू 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। तो अब आपको 60 मिनट पहले इधर भेजना पड़ेगा, तब ना आपको 1 मिनट की वैल्यू आएगी, यानी 1 मिनट इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई में 60 मिनट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काट देंगे जब, तो कट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.9084 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। कितना आएगा? 2.9084 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और इसको दूसरी तरीके से फिर लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये आपका जो है सेकंड वाला आंसर हो गया, ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, मैंने पहला देखिए निकाल दिया आसानी से। दूसरा वाला क्या था, बस हमको जानना था कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हमने कहा कि ये 1 मिनट की वैल्यू है, सॉरी 1 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 60 मिनट की वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब यह 60 मिनट की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया 60 मिनट इक्वल टू इतना। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इसी 1 की हमें वैल्यू निकालना है, तो 60 को हम क्या कर देंगे? भेज देंगे उधर, और जब 60 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट कर दिया हमने, इतनी वैल्यू आ गई, और इसको हमने फिर ये लिस्ट काउंट लेके लिख दिया। आ रही बात समझ में? अब जो हमको एक और पूछा है ना, 1 सेकेंड की वैल्यू पूछा है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यानी हमसे एक और वैल्यू पूछा है, और वो वैल्यू कितनी थी? 1 सेकेंड की। देखिए, तो यानी सी वाला मैं सॉल्व करूंगा। कौन सा सॉल्व करूंगा? सी वाला। तो ये बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड है? 60 सेकेंड है। 1 मिनट में 60 सेकेंड है ना, तो उस चीज़ को आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 मिनट की वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है, अभी अभी आपने ट्रीट किया, काउंट किया है, कितना आया है? 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, है ना? किसकी वैल्यू है? ये 1 मिनट की है, और 1 मिनट बराबर होता किसके है? 60 सेकेंड के। तो यानी 60 सेकेंड इक्वल टू इतना हमको मिल गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि 60 सेकंड बराबर पता चल गया हमको। अब बात वही है कि अगर हमको 60 लिखा है तो यहाँ 1 सेकंड तो अपने से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, कोई चेंज तो आएगा नहीं ना। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आती है। अब हमको निकालना किसकी है? 1 सेकंड की वैल्यू निकालना है, तो हम 60 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कहेंगे देयरफॉर 1 सेकंड इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई में 60। और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेट करिए, तो आएगा 4.8746
इंटू 10 टू दी पावर 847 आएगा, 847 इंटू 10 टू दी पावर -4 नहीं -6 रेडियन आएगा, -6 रेडियन, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको लिस्ट काउंट अगर लिख देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 इंटू 10 टू दी पावर -6 रेडियन, ये आपका थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार बस हमने शुरू किया, पहले डिग्री की वैल्यू निकाला, फिर मिनट की वैल्यू निकाला, फिर सेकंड की वैल्यू निकाला, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी आगे जो है फिर इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये तो काफ़ी मैंने इजी क्वेश्चन कराया था। तो पैरालॉक्स मेथड मैंने बताया और मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाया। पैरालॉक्स मेथड में कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर ग्रुप में आकर के बोलिए कि सर हाँ अच्छी टॉपिक में क्या दिक्कत, कोई समस्या है। मैंने कहा कि अगर दिक्कत आपको लगती है तो पहले आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, फिर से बैक जाइए, उसके बाद पढ़िए, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया। क्वेश्चन मैंने बोला था कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, और हमें यूज क्या करना था, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको हमने यूज करके काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसी तरह के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा इसी प्रकार क्वेश्चन और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इनमें बताया ना, इस हफ्ते के बाद, इस वीक के बाद आप किसी भी कंडीशन में आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, जान लीजिएगा। इसलिए मैं अभी भी मतलब आपको बोल रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपका क्लास मिस ना हो, डेली का लेक्चर आप लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछते रहिए, हमसे डिस्कस करते रहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।